पाठ्यक्रम में सम्मिलित जो है अर्थव्यवस्था के जो है प्रकार के विषय में जो है बताए थे। तीसरी अर्थव्यवस्था थी, उसका नाम था रिश्तों के आधार पर अर्थव्यवस्था, यानी संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था। उसको हमने बता दिया था कि संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था होती है, एक खुली अर्थव्यवस्था होती है। तो उस पर हमने डिस्कशन कर दिया था कि बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है। लेकिन अब आइए बंद अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था में क्या डिफरेंसेस हैं ये सब। तो बंद अर्थव्यवस्था में शेष विश्व से कोई आर्थिक संबंध नहीं रहता है। बंद अर्थव्यवस्था में शेष विश्व से कोई आर्थिक संबंध नहीं रहता। कोई आर्थिक संबंध नहीं रहता है। जबकि खुली अर्थव्यवस्था में खुली अर्थव्यवस्था में किस अर्थव्यवस्था में एक देश दूसरे देश के अर्थव्यवस्था के साथ संबंध रखता है। एक देश दूसरे देश के अर्थव्यवस्था के साथ संबंध रखता है। अर्थव्यवस्था के साथ संबंध रखता है। ये अंतर है आपको कि जो है बंद अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें विश्व में किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था से उस देश का कोई संबंध नहीं रहता है। जबकि खुली अर्थव्यवस्था में एक देश दूसरे देश के अर्थव्यवस्था से संबंध रखता है। ये अंतर है। इस अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय दोनों एक समान होती है। किस अर्थव्यवस्था में? बंद अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय में समानता रहती है। ये है बंद अर्थव्यवस्था की विशेषता। सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय, जितना एक व्यक्ति कमाता है उसी के एवरेज में राष्ट्रीय आय होती है। जबकि खुली अर्थव्यवस्था में जो है राष्ट्रीय आय और घरेलू उत्पाद में अंतर होता है। खुली अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय में अंतर होता है। और राष्ट्रीय आय में अंतर होता है। और बंद अर्थव्यवस्था में तीसरा है, ये कहता है कि सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय में समानता होती है। तो जब बाहर से इसका कोई संबंध ही नहीं रहेगा तो इसकी राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी कहाँ से आएगी? इसलिए वह एक समान होता है। और खुली अर्थव्यवस्था में एक देश दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से संबंध रखता है, इसलिए उनके घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय में अंतर हो जाता है। कभी सकल घरेलू उत्पाद नीचे आ जाती है और राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है, कभी राष्ट्रीय आय घट जाती है, घरेलू उत्पाद घट जाता है। तो इस प्रकार जो है इसमें दोनों में अंतर है। इसमें समान होती है, इसमें असमान होती है। तीसरा डिफरेंस ये है कि बंद अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं शेष विश्व में होने वाले परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है।
इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं शेष विश्व के आर्थिक क्रियाओं से अप्रभावित होती है। इसकी आर्थिक क्रियाओं पर शेष विश्व में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है। और इस जो है खुली अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर शेष विश्व के आर्थिक क्रियाओं से प्रभावित होती है। आर्थिक क्रियाओं से प्रभावित होती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर बंद अर्थव्यवस्था वाले जो देश है, जैसे उत्तरी कोरिया है, उससे जो है उसके यहाँ जो आर्थिक क्रिया होगी तो उसके आर्थिक क्रिया से उसकी आर्थिक क्रिया विश्व की आर्थिक क्रिया से कोई प्रभावित नहीं होती है। उसको कोई डिफरेंस ही नहीं पड़ता, अंतर ही नहीं पड़ता है। लेकिन जो खुली अर्थव्यवस्था है इसमें आर्थिक क्रियाएं प्रभावित करती है उस देश को, यही अंतर है। अब नेक्स्ट अंतर हम आपको बता रहे हैं, ये अंतर जानिएगा तो आपको आईएएस के सवाल में या किसी भी राज्य लोक सेवा के जो है से जो अर्थशास्त्र के जो विषय हैं, जो आर्थिक व्यवस्था है, उससे आपको सवाल पूछे जा सकते हैं और इससे आपको जानकारी जो है मिलेगी और कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। इस अर्थव्यवस्था में, किस अर्थव्यवस्था में? बंद अर्थव्यवस्था में बंद अर्थव्यवस्था में उपभोग विनियोग, बंद अर्थव्यवस्था में उपभोग एवं विनियोग, बंद अर्थव्यवस्था में उपभोग एवं विनियोग दोनों उत्पादन के बराबर होता है। दोनों उत्पादन के बराबर होता है। दोनों उत्पादन के बराबर होता है। इस अर्थव्यवस्था में उपभोग, इस अर्थव्यवस्था में उपभोग और विनियोग का योग उत्पादन से कम, उपभोग और विनियोग का जो योग होता है उत्पादन से कम होता है। उत्पादन से कम होता है। कभी कभी जब स्थितियां बदलती हैं तो अधिक भी हो जाता है। कम होता है और अधिक होता है। ये है आपका चौथा डिफरेंस। तो पूछ दे किसी भी संकल्प आईएएस के किसी सत्र के परीक्षा में कि बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था में कौन जोड़ा सही है। तो जब इसके अंतर को आप जानिएगा तभी आप समझ पाइएगा
कि बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था का जो है कौन सा जोड़ा सही है। नहीं तो आप वही जो है आपका समय आधा सेकंड का या आधा मिनट का रहेगा, आप आधा घंटा पढ़िएगा ये बात की, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए बंद अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह से समझ जाइए। वह किसी दूसरे देश से इसका कोई रिलेशन नहीं होता अर्थव्यवस्था के बारे में, और इसका दूसरे देशों के साथ संबंध रहता है, और ये उपभोग विनियोग के बराबर जो है हमेशा उसके संबंध बराबर होते हैं। इसमें उत्पादन, उपयोग, उपभोग और विनियोग का संबंध हमेशा गिरता और नीचे गिरता है और ऊपर उठता है, और दोनों में होता है, कम भी होता है और अधिक भी होता है। ठीक है, तो ये अंतर आपको, ये बहुत जबरदस्त अंतर है बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था में। इस अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के से लाभ प्राप्त नहीं होते हैं। किस अर्थव्यवस्था? बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था में, बंद अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय, बंद अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय लाभ प्राप्त नहीं होते हैं, लाभ प्राप्त नहीं होते हैं। ये है बंद अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय लाभ प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन इस खुली अर्थव्यवस्था में, खुली अर्थव्यवस्था में, खुली अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खुली अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ प्राप्त होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे अब जान लीजिए कि अभी भारत में खुली अर्थव्यवस्था है, इसका जो आवे, जो मजबूत पड़ेगा वह यहां से लाभ लेके चला जाएगा। तो एक तरफ लाभ भी देता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, और एक दूसरे उसी जो जिससे अर्थव्यवस्था संबंध रखता है, तो जो तेज, जो बहुत ज्यादा मतलब कैपिटल राज है, देश है, वह अपने से नीचे वाले अर्थव्यवस्था के लोगों से लाभ लेके चले जाते हैं, इनको घाटा भी होता है। लेकिन बंद अर्थव्यवस्था में वह किसी से न लेना है और न किसी को देना है, अपनी अर्थव्यवस्था को एक सीमा में बांध के रखता है। लाभ और हानि, प्रोडक्शन, उत्पादन, विनियोग, उपभोग तो अपने देश के अंदर करता है। जबकि खुली अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग, विनियोग, वितरण और सेवाएं आदान प्रदान की जाती है। यही सब अंतर है। और नेक्स्ट है कि जो है बंद अर्थव्यवस्था में जो पूंजी होती है, कैपिटल होता है, उसका निर्माण बहुत कम होता है, उसका निर्माण बहुत कम होता है। किसका निर्माण? पूंजी का निर्माण कम होता है। बंद अर्थव्यवस्था में, बंद अर्थव्यवस्था में पूंजी का निर्माण, बंद अर्थव्यवस्था में पूंजी का निर्माण, पूंजी का निर्माण बहुत बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। आप ऐसे समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति को एक घर में नजरबंद कर दिया जाए, एक घर में उसको बंद करके रखा जाए, तो कितना विकास करेगा। अगर वही व्यक्ति पूरे समाज में घूमता है, चलता है, फिरता है, दूसरों से संबंध बना के रखता है, तो उसमें ज्ञान की वृद्धि होगी और डिजायर जो होती है बढ़ेगी, इच्छाएं बढ़ेगी, उसके आधार पर अपने विकास की बात सोचेगा। ठीक उसी तरह से खुली अर्थव्यवस्था है। जिस देश को दूसरे देशों में जा करके वहाँ के तकनीकी, वैज्ञानिकी और वहाँ के कल्चर, वहाँ के सारी व्यवस्थाओं का अवलोकन करेगा, तो अपने देश में भी उस व्यवस्था को लाने की चेष्टा करेगा। इसलिए वहाँ की खुली अर्थव्यवस्था में जो है पूंजी निर्माण की संभावना पूरी रहती है। तो खुली अर्थव्यवस्था में, खुली अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण
पूंजी निर्माण की संभावना प्रबल होती है। पूंजी निर्माण की संभावना प्रबल होती है। जो व्यक्ति घर में रहेगा, मतलब कंसेप्ट क्लियर कर देना, जो व्यक्ति घर में नजरबंद रहेगा, चार दीवारी के बाहर नहीं जाएगा, वो कभी पूंजी का निर्माण कर ही नहीं सकता है। और जो व्यक्ति समाज में जाएगा तो समाज के एक्टिविटी, समाज के आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया से परिचित होगा, तो वह पूंजी का निर्माण कर सकता है। यही अंतर है। और ये अंतर कम नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है। आप घर में रह कर देख लीजिए, केवल खाइए, घर ही में घूमिए, पागल हो जाइएगा। ठीक उसी तरह से जो बंद अर्थव्यवस्था है, बंद अर्थव्यवस्था वाले देश जो हैं, वो पूंजी का निर्माण नहीं करते हैं, किसी तरह से जीवन यापन करते हैं। खुली अर्थव्यवस्था वाले देश अपने पूंजी का निर्माण करते हैं, जैसे अमेरिका है, चाइना है, कनाडा है, जो है सोवियत रूस है, ये सब पूंजी का निर्माण कर रहे हैं और अपना आर्थिक संबंध दूसरे देशों से बनाए हुए हैं। और क्या आपको मैं बताऊं, यह काल्पनिक अर्थव्यवस्था है। यह कौन? बंद अर्थव्यवस्था। यह अर्थव्यवस्था काल्पनिक है। अगर पूछ दे कौन सी भारत या विश्व में जो है बहुत सी अर्थव्यवस्थाएं हैं, लेकिन यह बताइए कि भारत या विश्व में दो तरह की अर्थव्यवस्थाएं हैं। एक का नाम है बंद अर्थव्यवस्था, एक का नाम है खुली अर्थव्यवस्था। आप उपरोक्त कथन के आधार पर बताएं कि कौन अर्थव्यवस्था काल्पनिक है। तो जब आप पढ़े रहिएगा तब न जानिएगा कि बंद अर्थव्यवस्था काल्पनिक है। तो यह अर्थव्यवस्था काल्पनिक है और यह वास्तविक अर्थव्यवस्था कौन? खुली अर्थव्यवस्था। तो खुली अर्थव्यवस्था वास्तविक है। खुली अर्थव्यवस्था वास्तविक है। खुली अर्थव्यवस्था क्या है? वास्तविक है। तो आप जान गए, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था दो पार्ट हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। किसके? रिश्तों के आधार पर अर्थव्यवस्था। रिश्तों के आधार पर दो अर्थव्यवस्था, एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक खुली अर्थव्यवस्था, एक बंद अर्थव्यवस्था। तो इसके अंतर भी बता दिए। अब आइए हम लोग चलेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था को अगर आपको संभालनी है, हर व्यवस्था होती है, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, ऐतिहासिक व्यवस्था, जो है आपका जो है तुलनात्मक राजनीतिक व्यवस्था, जो है जितनी व्यवस्थाएं होती हैं वह एक व्यवस्था के एक क्षेत्र के अंतर्गत काम करती हैं। तो उसी तरह से जो है ये अर्थव्यवस्था जो होती है वह किन किन क्षेत्रों में काम करती है, उनका क्षेत्र कहाँ रहता है। जैसे एक रेलगाड़ी अगर पूना से चलकर पटना तक उसका जो है रनिंग का क्षेत्र है, तो उसको कहा जाएगा, उस रेलगाड़ी का कार्य क्षेत्र पूना से पटना है। उसी तरह से अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहाँ तक है, वो कहाँ तक काम करती है, तो इसके विषय में जानना बड़ी जरूरी है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र आपको पढ़ना है। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का भाई किन किन क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था काम करती है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहाँ तक अर्थव्यवस्था काम करती है। घर से लेकर के और जमीन पर किन किन क्षेत्रों में काम करती है अर्थव्यवस्था, उसी का वर्णन करना अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हुआ। तो आइए सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो पहला ये समानतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था, सामान्यतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था, सामान्यतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था आर्थिक गतिविधियों का लेखांकन, आर्थिक गतिविधियों का
लेखांकन लिखने पढ़ने जहां तक लिखा जाए लेखांकन, लेख लिख करके अंकित करना है। लेखांकन करने के लिए समांतर संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक गतिविधियों का लेखांकन करने के लिए इसे 3 क्षेत्र 3 सेक्टर में बांटा जा सकता है। पढ़ने की दृष्टिकोण से लेखांकन इसे 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला क्षेत्र क्या भाई? प्राथमिक क्षेत्र। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। और दूसरा क्या भाई? द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र। ये अर्थव्यवस्था का क्षेत्र जो है 3 सेक्टर में काम करता है। तो अगर पूछ दे कि अर्थव्यवस्था का क्षेत्र का, आईएएस में पूछ दे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 3 होते हैं, तो आप जो वही मार खा जाइएगा। यहाँ तो रटी रटाई चीज है, समझने की चीज है। प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड ट्राइकिल जो है ट्राइकिल सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी और ट्राइकिल मतलब 3 तरह के क्षेत्र होते हैं। तो आप मार दीजिएगा, ना 1 होता है, ना 2 होता है, ना 4 होता है, ना 5 होता है, 3 होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो अब आइए प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन चीज होते हैं भाई? अभी इस चीज को किसी भी विद्यार्थी को अपने दिमाग में रखने की जरूरत है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र किन किन क्षेत्रों में जाकर के अर्थव्यवस्था काम करती है। तो अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में जाके काम करती है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती है भाई? आइए, तो पहला आता है कृषि। क्या आता है? कृषि। दूसरा क्या आता है? वानिकी, वानिकी। तीसरा क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, मत्स्यन, मत्स्यन मन मछली पालन, मत्स्यन और वह खनन, खनन, खनन। उसके बाद आता है उत्खनन, 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 उत्खनन। तो अगर पूछ दे भारत में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्रक होते हैं। उपरोक्त विवरणी के आधार पर आप चयन करें कि कृषि किस प्राथमिक क्षेत्रक में आता है, कृषि किस अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में आता है। तो लड़के कहेंगे मार दो द्वितीय क्षेत्रक, मार दो तृतीय क्षेत्रक। आप कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप जानिएगा कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन, उत्खनन ये सब प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर की चीज है। अब आइए द्वितीय क्षेत्रक में कौन कौन आते हैं भाई? अब द्वितीय क्षेत्रक में आते हैं आपके द्वितीय क्षेत्रक के आपके हो गए, एक आता है औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। अब औद्योगिक क्षेत्र में 2 तरह के आते हैं। एक आता है औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण, निर्माण आता है, निर्माण आता है। और एक होता है विनिर्माण, विनिर्माण, विनिर्माण। तो विनिर्माण का मतलब ये हुआ, निर्माण का मतलब हुआ कंस्ट्रक्शन। कोई जो है कोई नया चीज करने जा रहे हैं, एकदम न्यू हो, न्यूली हो, उसे निर्माण कहते हैं। और विनिर्माण कहते हैं किसी नए चीज के को बर्बाद करके या मिक्सेड करके और नई चीजें नए में नए बनाना भी निर्माण है। और एकदम न्यूली चीज का निर्माण कर, न्यूली चीज को जन्म देना निर्माण है।
और निर्माण किए हुए वस्तुओं में से एक और नई चीज बना देना भी निर्माण है। तो निर्माण माने कंस्ट्रक्शन, 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 और ये हो गया आपका मैन्युफैक्चर। अभी अब बाजार में जितने चीज आते हैं तो उस पर रेट लिखा रहता है, मैन्युफैक्चरिंग रेट। क्या लिखा रहता है? मैन्युफैक्चरिंग रेट, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। जैसे अभी रामदेव ने या और कंपनियों ने जो प्रोडक्ट को पैदा किया है वह सब विनिर्माण की श्रेणी में आता है, क्योंकि वह नए नए चीजों को मिला करके एक दूसरा नया चीज बना दिया है, उसे विनिर्माण किया है, मैन्युफैक्चर्ड किया है। तो ये हो गया द्वितीय क्षेत्र, यानी अर्थव्यवस्था द्वितीय क्षेत्र में निर्माण और विनिर्माण का काम करता है। अब आइए एक इसका और है, एक निर्माण औद्योगिक क्षेत्र, और एक इसका और है कि गैस है जलापूर्ति। इसका और एक क्षेत्र है गैस एवं जलापूर्ति। जलापूर्ति क्या है? इलेक्ट्रिसिटी और गैस एंड वाटर सप्लाई। तो गैस जलापूर्ति जो है ये क्या है? ये और विद्युत, ये सब क्या है? ये सब आपके औद्योगिक क्षेत्र में आता है। विद्युत, विद्युत ये हो गया। तो द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र आते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण आता है, विनिर्माण आता है, गैस आता है, जलापूर्ति आती है, विद्युत आती है। इसी से द्वितीय क्षेत्र हो गया। आईएएस के सवाल में पूछ दे या बीपीएससी के सवाल में पूछ दे, जल आपूर्ति अर्थव्यवस्था का कौन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो टाइम फिक्स। जब ये जानकारी नहीं रहेगी तो आप कितना ऑब्जेक्टिव रटिएगा। कंसेप्ट को पकड़िए कि द्वितीय क्षेत्र में निर्माण, विनिर्माण, गैस, जलापूर्ति और विद्युत द्वितीय क्षेत्र रखे हैं। अब आइए तृतीय क्षेत्र में हम चलते हैं। तो तृतीय क्षेत्र में कौन कौन चीज आते हैं? तो आप जान गए कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र मूलतः उसके क्षेत्र तीन है। तीन सेक्टरों में काम करती है अर्थव्यवस्था। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि है, वानिकी है, मत्स्यन है, उत्खनन है और उत्खनन है। ये सब चीजें प्राथमिक क्षेत्र में आती है। और द्वितीय क्षेत्र में आती है जो है औद्योगिक। औद्योगिक में निर्माण है, विनिर्माण है और उसका विद्युत है और आपका जल आपूर्ति है। ये सब आपके और ऊर्जा है, ये सब आती है जो है आपके द्वितीय क्षेत्र में। अब आइए तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में आपके क्या आते हैं, इसको याद कर लेना है। तृतीय क्षेत्र होता है तो तृतीय क्षेत्र में जाकर के अर्थव्यवस्था काम करती है, यहां तक उसका क्षेत्र है। तो तृतीय क्षेत्र में क्या है, जो है सेवा, सेवा जो है बैंकिंग आता है। नंबर एक बैंकिंग, बैंकिंग आता है। बैंकिंग भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बीमा जो कंपनियां होती है, बीमा अक्सर पूछा जाता सवाल। बीमा, भंडारण, भंडारण और व्यापार, व्यापार और सामुदायिक सेवाएं, सामुदायिक सेवाएं, सामुदायिक सेवाएं। अब अगर आपसे पूछ दे एग्जामिनर कि बैंकिंग और एलआईसी या व्यापार या सामुदायिक सेवाएं, पूरा इबारती 5 लाइन का आईएएस में लिख दे आके। अब बताइए, जैसे भारत में मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, इसलिए भारत में एक जीवन बीमा कंपनी खोली गई और बीमा कंपनी में बहुत लोग अपना जीवन बीमा कराते हैं। आप बताना सुनिश्चित करें कि बीमा भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आती है।
तो आप प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, तो आप वहीं कंफ्यूज हो जाइएगा, साला ये कौन मारे हम। इसलिए सबसे बेहतर है कि इस कंसेप्ट को पढ़ लीजिए। तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग है, बीमा है, भंडारण है, व्यापार है, सामुदायिक सेवाएं हैं। आप कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। यदि प्रोफेसर का प्रोफेसर बनना पसंद करिए, आईएएस आपको 1 मिनट में निकल जाएगा। अगर पढ़ाई में कंजूसी करिएगा तो किसी लायक नहीं रहिएगा। इसीलिए आपको अगर ये जानकारी हो तो आईएएस भी बन सकते हैं, एक अच्छा राजनेता भी बन सकते हैं, एक समाज सुधारक भी बन सकते हैं, एक दार्शनिक भी बन सकते हैं। इसलिए इस चीज को अच्छे ढंग से जो है ग्रहण करिएगा। अब मैं अपना वीडियो अब बंद करता हूं और अब मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यों के निर्वहन में जाता हूं। धन्यवाद।